प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सभी को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नेमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर लेते हैं और सेकंड चैप्टर क्या है, देखिए। लेसन नंबर 2 और ये है नर व मादा युग्म कोदभिद की संरचना एवं विकास। प्रिय छात्रों, इस लेसन में पादपों के नर और मादा, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स की स्ट्रक्चर यानी संरचना और उस गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट अर्थात विकास का अध्ययन करेंगे। इसे अपन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये इंग्लिश में कह सकते हैं, यानी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ये अपना है लेसन का नाम। प्रिय छात्रों, आपको पता है कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन के लिए इन पादपों में विकसित पुष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। प्रिय छात्रों, आपको यह भी पता होगा कि लैंगिक जनन की सभी क्रियाएं या प्रोसेस इसी पुष्प में कंप्लीट होती हैं। बात यह आती है कि पुष्प क्या है, पुष्प की उत्पत्ति किससे होती है। प्रिय छात्रों, पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना पे लगा होता है, उस डंठल नुमा संरचना को क्या कहते हैं? पुष्पवृंत, जिसे पेडिसिल भी कहते हैं। पुष्पवृंत, इसे इंग्लिश में पेडिसिल कहते हैं। इसी पुष्पवृंत पर क्या लगा होता है? पुष्प लगा होता है। इस पुष्पवृंत के शीर्ष भाग के पर्व व पर्वसंधि, क्या कह रहा हूं, यानी जिस डंठल नुमा संरचना पे पुष्प लगा होता है, उस डंठल नुमा संरचना को क्या कहा गया है? पुष्पवृंत। इसे क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। और इस पुष्पवृंत का जो शीर्ष भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, इस ऊपरी भाग के क्या पर्व, जिसको अपन इंटरनोड भी कहते हैं, और इसके अलावा पर्व संधि। तो दो चीजें आ गई, एक है पर्व,
और एक है पर्व संधि, यानी नोड और इंटरनोड। पर्व और पर्व संधि आपस में क्या हो जाती हैं? संघनित। क्या हो जाती हैं? संघनित हो जाती हैं। और संघनित होकर के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं रूपांतरित प्रेरोह। क्या बनाती हैं? रूपांतरित प्रेरोह, जिसे मॉडिफाई शूट भी कहते हैं। इसी रूपांतरित प्रेरोह को क्या कहा जाता है? इसी रूपांतरित प्रेरोह को क्या कहा जाता है? पुष्प। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि जो पुष्प है, जो फ्लावर है, जो पौधे का लैंगिक अंग होता है, ये पुष्प किससे उत्पन्न होता है? रूपांतरित प्रेरोह से उत्पन्न होता है। अर्थात रूपांतरित प्रेरोह को ही क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। क्लियर? प्रिय छात्रों, आगे पॉइंट को बढ़ाते हुए आपको पता है कि पुष्प वृंत की जो पर्व संधियां होती हैं, आपका जो पुष्प वृंत है जिस पर पुष्प लगा होता है, इस पुष्प वृंत की पर्व संधि, क्या? पर्व संधि, जिसे नोड कहते हैं। इस पर्व संधि पर दो प्रकार के पत्र लगे होते हैं, दो प्रकार की संरचनाएं लगी होती हैं, जिनमें से कुछ संरचनाएं क्या होती हैं? बंधे, जिसको अपन स्टेराइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेराइल। इसी प्रकार से कुछ संरचनाएं होती हैं वो उर्वर होती हैं, और इसको अपन फर्टाइल कहते हैं। क्लियर? क्या कहा मैंने? जिस डंठल नुमा संरचना पे पुष्प लगा होता है, उस डंठल नुमा संरचना को क्या कहा गया है? पुष्प वृंत कहा गया है। इसी पुष्प वृंत पर जो पर्व संधियां होती हैं, इन पर्व संधियों पर दो प्रकार के पुष्प लगे होते हैं। दो प्रकार के पुष्प जो पत्र होते हैं, संरचनाएं होती हैं, उनमें से कुछ संरचनाएं क्या होती हैं? बंधे होती हैं, और कुछ संरचनाएं क्या होती हैं? उर्वर होती हैं। बंधे को स्टेराइल कहते हैं, उर्वर को फर्टाइल कहते हैं। प्रिय छात्रों, अब बंधे और उर्वर का मतलब क्या होता है? बंधे का मतलब यह होता है, बंधे या स्टेराइल मीन्स, बंधे का मतलब होता है जनन में सहायक न होना, जनन में सहायक न होना। और उर्वर का मतलब यह होता है जनन क्रिया में सहायक होना। जो जनन की क्रिया में किसी प्रकार का रोल अदा नहीं करता है, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, वो होता है बंधे। और जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं उर्वर या फर्टाइल। आपको पता है कि जो पुष्प होता है, उस पुष्प में आपको बताया गया है कि 4 चक्र पाए जाते हैं, 4 भाग होते हैं। पुष्प के भाग जो 4 हैं, इसमें फर्स्ट है बाह्य दल, सेकंड है दल, थर्ड है पुमंग, और फोर्थ है जायांग। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, पुष्प के 4 भाग होते हैं। 4 भाग में पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जायांग। आपको पता है, बताया था मैंने, इस प्रकार से आपको कहीं कंपटीशन में पूछा जाए कि पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं, तो पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं। आपको पूछा जाए
एक परिपक्व पुष्प में कुल चक्रों की संख्या होती है, तो कुल चक्रों की संख्या होती है 4। इसमें आपको यदि क्रम पूछे कि बाहर से अंदर की ओर पुष्प के चक्रों का सही क्रम है, तो सबसे बाहरी चक्र होता है वो बाह्य दल होता है, इसके भीतर की ओर दल होता है, तीसरे नंबर का होता है वो पुमंग होता है, और सबसे भीतर जो होता है वो जायांग होता है। तो ये सबसे बाहर होता है, ये इसके अंदर होता है, ये इसके अंदर होगा, और सबसे अंदर कौन सा होगा? जायांग होगा। तो यदि बाहर से अंदर की ओर पूछे तो सबसे पहले आ जाएगा बाह्य दल, फिर पुमंग और फिर जायांग। यदि आपको इसके विपरीत पूछे कि अंदर से बाहर की ओर बताइए, तो सबसे अंदर है जायांग, फिर है पुमंग, फिर है दल और फिर है बाह्य दल। आपको ये भी पता होगा, आपको कल मैंने बताया था कि पुष्प के जो बाह्य दल और दल वाले जो चक्र हैं, ये दोनों चक्र जनन में आवश्यक रूप से भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जनन की क्रिया के लिए सहायक होते हैं। इनका होना या न होना कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को कहा गया है सहायक चक्र। क्या कहा गया है? सहायक चक्र। इसी प्रकार से जो आपका तीसरा और चौथा चक्र होता है, जिसे अपन पुमंग और जायांग कहते हैं, ये जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, जनन में भाग लेते हैं। आवश्यक क्यों होते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि आपको पता है पौधों में लैंगिक जनन होता है। पौधों में कौन सा जनन है? लैंगिक जनन। अपन पढ़ भी कौन सा रहे हैं? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के लिए आपको पता है कि नर जननांग भी होना जरूरी है और मादा जननांग भी होना जरूरी है। इसका मतलब नर जननांग भी हो और मादा जननांग भी हो, तब जाकर के पौधों में क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। प्रिय छात्रों, पौधों में नर जननांग के रूप में क्या पाया जाता है? पुमंग। और मादा जननांग के रूप में क्या पाया जाता है? जायांग। तो इसका मतलब पुष्प में दोनों जननांग हैं, नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। इन दोनों की आवश्यकता होती है, इनका होना जरूरी होता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर के कह देते हैं आवश्यक चक्र। क्या कह देते हैं बच्चों? आवश्यक चक्र। इस प्रकार से पुष्प के विभिन्न भागों को 2 चक्रों में बांटा गया है, एक है सहायक चक्र और एक है आवश्यक चक्र। क्लियर? प्रिय छात्रों, पुष्प में 4 प्रकार के पत्र होने के कारण पुष्प को ही जो पुष्प होता है आपका, इस पुष्प को ही क्या कह सकते हैं? इसी को अपन कहते हैं रूपांतरित प्ररोह। इसी का दूसरा नाम, यानी पुष्प का ही दूसरा नाम क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह। इसी प्रकार इसी पुष्प को अपन क्या कह सकते हैं? बीजाणु पर्णधारी प्ररोह। इसी को कह सकते हैं बीजाणु पर्णधारी प्ररोह। प्रिय छात्रों, पुष्प के दो नाम हो गए या उपनाम हो गए। एक हो गया, इसको रूपांतरित प्ररोह कहते हैं और इसी को कहते हैं अपन बीजाणु पर्णधारी प्ररोह। इसका मतलब ये हुआ, इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं अपन कि पुष्प की उत्पत्ति किससे होती है? प्ररोह से होती है। किससे होती है? प्ररोह से। अब इस प्ररोह में या इस प्ररोह द्वारा पुष्प निर्माण के लिए कई प्रकार की संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। कई प्रकार के संरचनात्मक यानी उसकी संरचना में परिवर्तन होता है और उस
प्ररोह की संरचना में परिवर्तन के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? पुष्प की उत्पत्ति होती है। प्ररोह में रूपांतरण के कारण, परिवर्तन के कारण इसे क्या कह दिया? रूपांतरित प्ररोह। इसको बीजाणु पर्णधारी क्यों कहा गया? क्योंकि पुष्प क्या है? प्ररोह है, और इसी प्ररोह पर किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का। किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। और बीजाणु आपको पता है पौधों में युग्मकों का कार्य करते हैं। आपको यह भी पता होगा कि बीजाणु दो प्रकार के होंगे, एक होगा लघु बीजाणु और एक होगा गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु को नर युग्मक कहते हैं और गुरु बीजाणु को मादा युग्मक कहा जाता है। क्लियर? तो प्रिय छात्रों, ये नाम भी आपको याद रखना है कि पुष्प का दूसरा नाम रूपांतरित प्ररोह है और इसी का दूसरा नाम क्या है? बीजाणु पर्णधारी प्ररोह है। प्रिय छात्रों, इससे थोड़ा हट करके मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये प्ररोह क्या चीज है? प्ररोह जिसको अपन शूट कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट। देखिए प्रिय छात्रों, ये पॉइंट से थोड़ा हट करके है, इस पॉइंट में नहीं है, याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि ये संरचनाएं क्या है और किसको प्ररोह कहते हैं, किसको मूलांकुर कहते हैं, किसी को प्रांकुर कहते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये कोई सीड है, ये कोई बीज है। क्या है ये? सीड यानी बीज। इस बीज को आपने क्या किया? इसको गीली मिट्टी में दबा दिया, यानी इसे गीली मिट्टी में उगाया गया। जब इस बीज को जल मिलेगा तो इसका क्या होगा? अंकुरण। क्या होगा? अंकुरण। क्लियर? अंकुरण होगा तो देखिए, यह आपका ये बीज है, ये बीज है। अब जब इसका अंकुरण होगा तो इसकी जो कलिका होती है, इस कलिका, ये मान लीजिए मिट्टी है, इस कलिका से नीचे की ओर, इस कलिका से नीचे की ओर एक अंकुरण होगा, एक की संरचना निकलेगी और एक ऊपर की ओर संरचना निकलेगी जो मिट्टी को भेदती हुई निकलती है। क्लियर? अब जो मिट्टी की ओर बाहर निकलती है इसे कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर। और जो नीचे की तरफ निकलती है उसको कहते हैं मूलांकुर। क्लियर? आपको यह भी पता है प्रांकुर धीरे धीरे वृद्धि करेगा, प्रांकुर का विकास होगा। जब इसका विकास होगा उस समय ऊपर की तरफ तने का निर्माण होगा, तने से शाखाएं निकलेंगी, शाखाओं के ऊपर पत्तियां होंगी और इन्हीं शाखाओं पर पुष्प लगा होगा। और जो मूलांकुर होगा, इस मूलांकुर से किसका निर्माण होगा? जड़ का निर्माण होता है। यह रूट बन जाएगी। इस प्रकार से कुछ भाग मिट्टी से बाहर निकला होता है, कुछ भाग नीचे होता है। मूलांकुर वाला जो भाग है यह पादप की मूल या जड़ बनाता है। क्या बनाता है? मूल या जड़। जबकि जो प्रांकुर का विकास होगा, प्रांकुर आगे चल करके इसमें क्या बनेंगी? शाखाएं आएंगी
और शाखाओं के ऊपर क्या लगे होंगी, पत्तियां लगी होंगी, पुष्प लगे होंगे। अब इस मिट्टी से बाहर निकले हुए भाग को, ये जो भाग है इसे कहते हैं प्ररोह। क्या कहते हैं? प्ररोह। और इसी प्ररोह की संरचना में परिवर्तन होगा तो प्ररोह के द्वारा किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि पुष्प क्या है? पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको मैंने ये बताया है कि प्ररोह किसे कहते हैं और मूलांकुर किसे कहते हैं। ये थोड़ा अपने लेसन से थोड़ा हट करके था और ये पॉइंट आपके 11वीं कक्षा में पढ़ाया गया है। प्रिय छात्रों, अब बात ये आती है एक सामान्य पुष्प के कौन कौन से भाग हैं। तो सामान्य पुष्प के भाग आपको मैंने फर्स्ट लेसन में भी बताया था कि पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं और 4 भाग में आपको बताया था पहला है बाह्य दल पुंज और इसे इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। सेकंड जो है वो है दल पुंज और इसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। थर्ड जो है वो है पुमंग और पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोइशियम कहते हैं। और फोर्थ को कहते हैं अपन जायांग और जायांग को इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं। तो इस प्रकार से एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दल पुंज, एक होता है दल पुंज, एक है पुमंग और एक है जायांग। क्लियर? इसकी प्रत्येक इसकी इकाई को कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। दल पुंज की प्रत्येक इकाई कहलाती है दल। इसकी प्रत्येक इकाई कहलाती है पुंकेसर। क्या कहलाती है? पुंकेसर। और इसकी प्रत्येक इकाई कहलाती है स्त्री केसर या अंडप। स्त्री केसर या अंडप। क्लियर? तो इस प्रकार से पुष्प के 4 चक्र हो गए और 4 चक्रों की प्रत्येक चक्र की इकाई भी आपको बता दी गई। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो बाहर वाले दोनों चक्र हैं, याद करना कंपटीशन के अंदर ऐसी चीजें पूछता है, ये दोनों बाहर वाले दोनों चक्र हैं ये, और अंदर वाले जो दोनों चक्र हैं ये, इन दोनों को इनको कहते हैं सहायक चक्र और इन दोनों को कहते हैं आवश्यक चक्र। क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र। तो प्रिय छात्रों, आज के लेसन में आपको पुष्प के बारे में बताया गया, पुष्प के भागों के बारे में बताया गया। अगले लेसन में या सेशन में आपका नर युग्मों को उद्भिद चले। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। ओके।